केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशन। सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम कर रहे थे 2023 तक जो क्वेश्चंस आए हैं। तो पिछली वीडियो में हमने अपना टॉपिक 1 कंप्लीट कर लिया था, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में हमने थ्योरी क्वेश्चंस देखे क्या क्या आया और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हमने देखे कि क्या क्या आया। अब हम क्या करते हैं, एक बार समरी कर लेते हैं कि हमने अभी तक जो 7 वीडियोज़ हैं, ये 8वीं वीडियो है, तो इन 7 वीडियोज़ में हमने क्या क्या थ्योरी क्वेश्चंस में किए, क्या क्या न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में किए, एक बार समरी देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग अपना टॉपिक 2 शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम थ्योरी में देखते हैं कि थ्योरी में हमने क्या क्या पढ़ा, मतलब प्रीवियस ईयर्स में थ्योरी में किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। तो सबसे पहले डेफिनेशंस आए थे, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, मास परसेंटेज। तो ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, ये इंपॉर्टेंट है, ये एक से ज़्यादा बार रिपीट किया हुआ है। मोलैलिटी टेम्परेचर के संग चेंज नहीं करता है क्योंकि मोलैलिटी में सिर्फ मास के टर्म्स आता है, नंबर ऑफ मोल्स भी मास बाय मोलर मास होता है। लेकिन मोलैरिटी में डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है और वॉल्यूम चेंज करता है तो मोलैरिटी भी चेंज करती है। उसके बाद हमने देखा डिफरेंस बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, डिफरेंस क्या होता है मोलैलिटी और मोलैरिटी के बीच। और 1 मार्क्स का था तो उसमें 2 पॉइंट्स सफिशिएंट है, 2 या 3 पॉइंट्स, पर हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। और उसके बाद रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलैरिटी, तो एक रिलेशन हमने देखा था लास्ट क्वेश्चन में। और उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है कि एनसीईआरटी के जितने भी क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सॉल्व एग्जाम्पल के क्वेश्चंस हो, इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हो या फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल में हमने क्या क्या देखा। तो हमने कैलकुलेशन देखा मोलैरिटी का, मोलैलिटी का, मोल फ्रैक्शन का, मास परसेंटेज का भी कैलकुलेशन आ सकता है। तो मोलैरिटी में हमने देखा था कि हमने क्या यूज किया था, डेंसिटी का रिलेशन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। और उसके बाद हमने एक चीज ये भी देखी थी कि हमने एज्यूम किया था, एजम्पशन लिया था डेफिनेशन के अनुसार। तो एजम्पशन यूज ऑफ डेफिनेशन, जैसे मास परसेंटेज था, तो मास परसेंटेज था जैसे ग्लूकोज 10%, तो 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, मास ऑफ ग्लूकोज 10 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्वेंट जो जनरली वाटर होता है अगर दिया नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, दैट इज 100 माइनस 10, 90 ग्राम। तो ऐसे हमने एजम्पशन लिया था डेफिनेशन के अनुसार। मास ऑफ सॉल्वेंट को 1 kg माना था, कहीं कहीं पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को भी 1 लीटर मानना पड़ता है। और मास परसेंटेज के अनुसार, इसकी डेफिनेशन के अनुसार हम आगे बढ़े थे, ठीक है। तो ये हमने देखा था कुछ न्यूमेरिकल्स में। एक चीज़ और, एक क्वेश्चन आया था लेक वाटर का न्यूमेरिकल में, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। तो उसमें हमने देखा था मोलर मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ सोडियम कैटायन। तो वहाँ मैंने बताया नहीं था, तो जो सोडियम का मोलर मास होगा वही सोडियम कैटायन का मोलर मास होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सोडियम और सोडियम कैटायन में एक मतलब अगर सोडियम है या सोडियम कैटायन है तो एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ तभी +1 चार्ज मिला, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही कम होता है। अब 1 मोल सोडियम में से 1 मोल इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो एवोगैड्रोस नंबर के लगभग जाएगा, मतलब एवोगैड्रोस नंबर के बराबर जाएगा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जब 1 मोल ऑफ सोडियम से 1 मोल ऑफ सोडियम कैटायन बनेगा तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 10⁻³ ठीक है। और एवोगैड्रोस नंबर कितना होता है, 10⁻23। तो 7 और 8, अभी भी 10⁻⁻8 का डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो 10⁻⁻8 अभी भी बच जाएगा, तो इसलिए ये अभी भी बहुत छोटा है, ठीक है। तो मास में ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, तो मास में कंट्रीब्यूट सिर्फ करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो इसलिए जो मोलर मास ऑफ सोडियम होगा वही होगा मोलर मास ऑफ सोडियम कैटायन, जो कि है 23 ग्राम पर मोल, इसलिए वहाँ पर लिख के हमने इस वैल्यू को यूज़ किया था, ठीक है। तो ये हमारे न्यूमेरिकल वैल्यूज हो गए। और उसके बाद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, इसमें भी एनसीईआरटी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में दोनों तरह के क्वेश्चंस दिए रहते हैं, थ्योरी और एग्जांपल्स, थ्योरी और न्यूमेरिकल। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन चाहे वो सॉल्व एग्जांपल्स हो, इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो या फिर एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हो, न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई सारे सिमिलर क्वेश्चंस या डायरेक्ट क्वेश्चंस उससे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक 1 पूरा हो गया। अब हम अपना टॉपिक 2 शुरू करते हैं, जो कि है सॉल्यूशन ऑफ गैसेस इन लिक्विड या हेनरीज लॉ, क्योंकि हेनरीज लॉ डील करता है सॉल्यूशंस ऑफ गैसेस इन लिक्विड से। तो शुरू करते हैं।
तो ये हमारा अगला टॉपिक है, टॉपिक 2, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड एंड हेनरीज लॉ। ठीक है, तो एक लिक्विड में गैस की सॉल्युबिलिटी के बारे में हेनरीज लॉ बताता है। इसमें भी थ्योरी क्वेश्चंस है और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, तो हम लोग एक एक करके आगे बढ़ते हैं। ये पहला क्वेश्चन हमारा थ्योरी क्वेश्चन है। 11 क्वेश्चंस हमने टॉपिक 1 में किए थे, कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस में। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू करते हैं। ठीक है, जो हमारा टॉपिक 2 का पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हेनरीज लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या करता है, वो यही बताता है कि एक गैस जब लिक्विड में डिसॉल्व होती है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कैसे चेंज होती है। ठीक है, ऑल इंडिया 2011 और 2012 में आया था। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है और ये 1 मार्क का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं। हेनरीज लॉ देखने से पहले हम लोग कुछ रफ वर्क में समझ लेते हैं, रफ में। तो देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक क्लोज्ड बीकर है, यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है। ठीक है, लिक्विड, और यहाँ पर गैस है। क्योंकि हेनरीज लॉ बताता है सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड, तो ये हमारे पास एक गैस हो गया और ये हमारे पास एक लिक्विड हो गया। ठीक है, अब ये गैस जो हमारे पास है, यहाँ पर इसका वेपर है। ठीक है, और अभी ये लिक्विड है। तो ये जो फेज है इसको हम लोग लिक्विड फेज बोल सकते हैं या अभी सॉल्यूशन फेज बोल सकते हैं, क्योंकि अभी गैस मॉलिक्यूल्स आएंगे तो ये सॉल्यूशन बना देगा। तो ये जो फेज है रेड रंग का, इतना फेज हो गया आपका सॉल्यूशन फेज। और ये जो फेज है जिसमें सिर्फ वेपर है गैस के, इसको बोलते हैं वेपर फेज। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, वेपर फेज और लिक्विड फेज या सॉल्यूशन फेज बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अब हमने गैस को ब्लैक रंग से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब देखिए गैस क्या होगी, गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ पर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल्स टकराएंगे और कुछ मॉलिक्यूल्स अंदर चले जाएंगे लिक्विड में। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन बनाएंगे। तो मान लेते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स गए अंदर ऐसे। ठीक है, तो ये हो गए मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन द लिक्विड। अब ये मॉलिक्यूल्स हैं, इनका मास होगा। ठीक है, इनके नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो इनका एक मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। तो हेनरीज लॉ में जो एक्स आता है वो आता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अंदर जाएंगे, उनका मास होता है, उनका मास होता है तो उनका मोल्स होगा, मोल्स होगा तो मोल फ्रैक्शन होगा। ठीक है, तो इनका मास होगा तो मास से मोल्स निकल जाएगा, क्योंकि मोलर मास तो होता है। ठीक है, और इनका फिर मोल फ्रैक्शन निकल जाएगा। ठीक है, तो जो x होता है वो होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन फेज। किस फेज में मोल फ्रैक्शन, तो सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आगे चलेंगे तो जब रॉल्ड्स लॉ पढ़ेंगे तो उसमें 2 फेज में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा, वेपर फेज में भी और सॉल्यूशन फेज में भी। ठीक है, तो जनरली सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन की हम लोग बात करते हैं, लेकिन रॉल्ड्स लॉ में हम देखेंगे कि वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन निकलता है और उसके क्वेश्चन भी पूछे गए। ठीक है, तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन x है वो सॉल्यूशन फेज का मोल फ्रैक्शन है। ठीक है, अब ये जो गैस है वो गैस चारों तरफ प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो इस गैस के प्रेशर को हम लोग बोलते हैं पार्शियल प्रेशर P। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, है ना, तो इसको हम लोग सिर्फ बोल देंगे प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, तो ये हो गया प्रेशर ऑफ द गैस P, और ये x हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन फेज। ठीक है, और प्रेशर हमेशा वेपर फेज में होगा। ठीक है, तो अब क्या हेनरीज लॉ बताता है, हेनरीज लॉ ये बताता है कि जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा, अगर यहाँ पर पिस्टन है तो आप सोचिए ये जो वॉल है ऊपर वाली ये नीचे जा रही है, तो जैसे जैसे प्रेशर नीचे जाएंगे तो यहाँ पर मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी एक्सर्ट करेंगे प्रेशर चारों तरफ, तो प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ेगा तो ये जो सरफेस है यहाँ पर मॉलिक्यूल ज्यादा टकराएंगे, और ज्यादा टकराएंगे तो ज्यादा अंदर चले जाएंगे। ठीक है, तो जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ये बढ़ जाएगा। ठीक है, तो प्रेशर और मोल फ्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ जाता है। प्रेशर कम करेंगे, जब प्रेशर कम करेंगे तो ये मॉलिक्यूल्स वापस आ जाएंगे ऊपर, क्योंकि ज्यादा जगह इन्हें मिल पाएगी। प्रेशर बढ़ाएंगे तो कम जगह रहेगी, तो ये जो वेपर फेज में मॉलिक्यूल्स थे ये अंदर चले जाएंगे, मोल फ्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हेनरीज लॉ यही बताता है। ठीक है, कि प्रेशर पार्शियल प्रेशर, या हम लोग प्रेशर बोल सकते हैं इसको, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज। ठीक है, तो एक बार हम लोग स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ये स्टेटमेंट कई बार पूछा गया है एग्जाम्स में, अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो
एक्सप्लेन हेनरीज लॉ अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पी, ये पार्शियल प्रेशर पी, ठीक है, पार्शियल प्रेशर या प्रेशर बोल सकते हैं, पर यहाँ टर्म पार्शियल प्रेशर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है पार्शियल प्रेशर। ठीक है, मतलब पार्शियल प्रेशर आप समझिए प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है, इसके ऊपर जो प्रेशर है पार्शियल प्रेशर। हेनरीज लॉ स्टेट्स दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पी इन द वेपर फेज ओके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, ये x, ठीक है, इन द सॉल्यूशन फेज। तो ये दो फेज है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस जो p से डिनोट करते हैं वेपर फेज में, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन फेज, सॉल्यूशन फेज में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब एक बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा दूसरा घटेगा। ठीक है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है, तो x को राइट में लिखते हैं, p को हम लोग लेफ्ट में लिखते हैं। इस फॉर्म में हम लोग हेनरीज लॉ को यूज करेंगे। तो जब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को बोलते हैं k और h, इसे kh को बोलते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर द गैस। ठीक है, ये हेनरीज लॉ कांस्टेंट डिफरेंट गैसेस के लिए डिफरेंट होता है और एक ही गैस के लिए डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे हम लोग देखेंगे कि हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर के हिसाब से कैसे चेंज करता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें पूछा जाता है सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के अनुसार कैसे चेंज करती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी मतलब ये एक्स को ही सॉल्युबिलिटी को हम लोग किस में मेजर करते हैं, हेनरीज लॉ में मोल फ्रैक्शन में। सॉल्युबिलिटी मतलब ये एक्स अगर बढ़ रहा है, ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं तो बोलेंगे ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, ज्यादा सॉल्युबल है, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, एक्स अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर रही है। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी का वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ, हेनरीज लॉ कांस्टेंट का वेरिएशन क्या होता है टेम्परेचर के साथ, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस है। ठीक है, तो उसे हम लोग धीरे धीरे करेंगे। तो ये हेनरीज लॉ है। तो हेनरीज लॉ क्या बोलता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस P इन द वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन फेज, या ऐसा ही बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, पर क्योंकि हम लोग मेजर करते हैं तो उसे मोल फ्रैक्शन में हम मेजर करते हैं। ओके, तो ये हमारा रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ये टॉपिक 2 का जो हमारा 12th क्वेश्चन है, और इसी तरह धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक।